नमस्कार, मैं भाविनी खन्ना न्यूज़ टाउन चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर अजय बहल, जो डायरेक्टर हैं अजय बहल एकेडमी, रानी का बाग, अमृतसर के। सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ टाउन चैनल के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में और अपने प्रोफेशन के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ज़रूर मैम। माई सेल्फ अजय बहल and I am the director of the institute named Ajay Bahal Academy, and I am into this line since the last 20 years now. I am a faculty of chemistry myself, ma'am, and I am the director of the institute as well, ma'am. तो सर, जैसे आपने बताया कि आप एज अ डायरेक्टर हैं, इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, तो आप टीचिंग भी करते होंगे। जी मैम। तो आपने अपनी टीचिंग की शुरुआत कैसे की? करियर कहाँ से आपने शुरुआत की अपनी टीचिंग की? ज़रूर मैम। देखिए, मैंने सच में पढ़ाना जो शुरू किया, एक्चुअल में मैंने तो पढ़ाना शुरू कर दिया था जब मैं खुद 12th क्लास में था। तो उस समय मैंने अपने अराउंड जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनके साथ पढ़ाना शुरू किया। लेटर ऑन जैसे जैसे मैं अपनी स्टडीज़ करता गया, साथ साथ में मैंने शाम को घर पे, जैसे आई थिंक कि सभी बाकी भी करते होंगे, तो मैंने भी अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों के साथ पढ़ाना शुरू किया उनके साथ, और वहीं से चलते धीरे धीरे मैं इसी लाइन में मैंने आगे मूव करता गया मैं। तो सर, एज ए टीचर आपके कुछ बैड और गुड एक्सपीरियंस भी रहे होंगे। ज़रूर मैम। अब पढ़ाते हुए आज 20 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो इतने बड़े सफ़र में, इतने लंबे सफ़र में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, कुछ बुरे भी रहे हैं। नो डाउट कि अच्छे कुछ ज़्यादा रहे हैं और बुरे कुछ कम रहे हैं, लेकिन हाँ, दोनों तरह का एक्सपीरियंस रहा है, मिक्स एक्सपीरियंस रहा है। येस, वी कैन से दैट। ओके सर, तो जैसे आपने बोला कि कुछ गुड एक्सपीरियंस भी रहे हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहे हैं, तो सबका तो यही मानना है कि गुड एक्सपीरियंस से मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे और फर्दर ग्रो कर पाएँ। डेफिनेटली मैम, ये तो है मैम। आप बिलीव कीजिए कि इतने सालों में बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आज भी याद आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जब बच्चे किसी अच्छे टेस्ट को क्लियर करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जेई में निकल जाता है, कोई नीट में निकल जाता है, तो उसके बाद जब वो मिलने आते हैं बच्चे, तो उनके चेहरे की वो स्माइल, उनके घर में जो एक काइंड ऑफ अ फेस्टिवल का माहौल रहता है, जब वो कोई अच्छा रैंक लेके आते हैं, तो उस सिचुएशन में या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस मोमेंट को एंजॉय करना, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मैम। अब वो किसी फैमिली में तो वो कोई एक बार आता होगा, 2 बार आता होगा, तो टचवुड हमारे करियर में ये एक्सपीरियंस हम लोगों को करने का मौका मिलता है बार बार। हर साल कई स्टूडेंट्स आते हैं जो अच्छे रैंक्स लेके निकलते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, तो उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होना, दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस मैम। मोर ओवर, बच्चे जो अच्छी जगह पर चले भी जाते हैं और वापस आते हैं और मिलते हैं, और जिस खुशी से, जिस वार्मनेस से वो मिलते हैं, वो उससे आई डोंट थिंक कि दैट कैन बी पेड इन एनी काइंड ऑफ, किसी भी तरीके से इसको पे नहीं किया जा सकता मैम। जी बिल्कुल, एक टीचर को स्टूडेंट्स का ये जेस्चर तो काफ़ी वार्म लगता है, काफ़ी ग्रेटफुल लगता है। तो सर, जैसे हम सबको पता है कि पीछे कुछ टाइम कोविड में निकला है, और कोविड के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में एक नया कंसेप्ट निकल कर आया ऑनलाइन स्टडीज़ का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सच में मैम, प्री कोविड और पोस्ट कोविड, ये दो ऐसे हमारे पास मान लीजिए कि काइंड ऑफ अ ब्रिज बन गया। प्री कोविड हम लोगों में से शायद ही किसी ने कभी ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में सुन रखा होगा। जितना भी हम पढ़े, हमारे से पहले जितने भी लोग पढ़े, ये 2019 से पहले आई डोंट थिंक कभी किसी ने ऑनलाइन के बारे में कुछ सुना भी था। जैसे ही ये कोविड आया, उसके बाद ही ऑनलाइन एजुकेशन एक तरह से कह लीजिए कि एक लाइटनिंग की तरह सभी के लाइफ में शामिल हो गया एक तरह से। अब उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं मैम। उस समय जब कोविड आया था, तो उस समय कोई और रास्ता नहीं था स्टडीज़ का, कोई और हमारे पास ऐसा मेथड नहीं था जिससे एक टीचर और एक स्टूडेंट आपस में कनेक्टेड रह सके। उस समय इस ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत हेल्प किया मैम। बहुत से बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा। अब नो डाउट कि जो हर तरह का मैम स्टूडेंट रहेगा, कोई लोग किसी चीज़ से फ़ायदा ले लेते हैं, कोई लोग उसी चीज़ का नुकसान उनको मिलता है। तो जो अच्छे बच्चे थे, जिनको कुछ सीखना था, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, ज़ील थी कुछ सीखने की, तो नो डाउट उन लोगों ने तो इससे बहुत कुछ सीखा मैम। अब कुछ बच्चे थे जो एवरेज थे, जहाँ कुछ ऐसे जिनका इतना इंटरेस्ट नहीं था स्टडीज़ की ओर, तो उनको ये बोरिंग लगा, वो इससे सीख नहीं पाए, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। अब आफ्टर कोविड, अब आई गेस कि जो ऑफलाइन स्टडीज़ है, जैसे टीचर के साथ बच्चे का मिलना, बैठना, टीचर के साथ पास जाकर उससे अपना प्रॉब्लम को डिस्कस करना, अपने डाउट्स लेना, वो चीज़ किसी और चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकती मैम। नथिंग कैन रिप्लेस ऑफलाइन एजुकेशन।
लेकिन हम लोगों को चाहिए कि उन दोनों चीज़ों से फ़ायदा लें और जो अच्छी बातें थी ऑनलाइन एजुकेशन की भी उसको भी उठाएं, ठीक है, उसका इस्तेमाल करें और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन को भी अभी हम लोग छोड़े ना, उसको अपने आप कंटिन्यू करते रहें। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने ऑनलाइन स्टडीज़ के कंसेप्ट के बारे में बताया, लोगों में ये कहते हैं ना कि थिंकिंग है कि ऑनलाइन स्टडीज़ इतनी इफेक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन स्टडीज़। अब आपने बताया कि ऑनलाइन स्टडीज़ भी इफेक्टिव है अगर बच्चा करना चाहे तो। नो डाउट्स मैम, ये कह देना कि वो अच्छा नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन अच्छा नहीं है, ये पूर्ण तौर पे सही बात नहीं है मैम। कारण ये है कि लोगों को, बच्चों को अभी ऑनलाइन एजुकेशन से कई लोगों को फ़ायदा लेना नहीं आया। हम लोग उसको थ्रू आउट नहीं यूज़ कर सकते। मान लीजिए आप लोगों का कोई टॉपिक छूट गया है या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग मिस कर गए हैं, या आप लोग मान लीजिए कि आप घर पे हैं, अब नेक्स्ट डे आपका पेपर है, आपको कोई डाउट आ गया, तो आप रात को उठ के तो अपने टीचर के पास जा नहीं पाएंगे। नो टीचर विल बी अवेलेबल एट दी इन दी मिडनाइट एट 9 ना, और 11 मिडनाइट एट 11 कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन व्हाट यू कैन डू कि आप लोग एक शॉर्ट सेशन लगा सकते हैं अपने टीचर के साथ घर पे बैठे कि सर आई एम कॉलिंग यू और कैन वी हैव अ मीटिंग एट दी जूम, और हम लोग एक जूम मीटिंग कर लेते हैं, उसमें बैठ के हम लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक कि टीचर अलाउ नहीं करेगा। बच्चा अपने घर पे बैठा है, टीचर अपने घर पे बैठा है, आप लोग बैठ के वहाँ से अपना डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन मैम। जी सर बिल्कुल। अब जैसे हमें पता है, आपका क्या विजन है कि फ्यूचर में एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कैसे होगा? अगर मैम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो नो डाउट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन इसमें भी कुछ मैम खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। दोज नीड टू बी रेक्टिफाइड मैम। मैं अगर लेटेस्ट आपके साथ बात करूं, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि अभी 5-6 दिन पहले रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है। तो यूक्रेन कोई बहुत पुरानी कंट्री नहीं है, बड़ा लेटेस्ट उनका कंट्री अभी बना है, और उसी में ही आप देखिए कि वहाँ पर हमारे इंडियन ही सिर्फ अबाउट 25 से 30 हज़ार इंडियन वहाँ पर MBBS कर रहे हैं या मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक इतनी रीसेंट कंट्री ने इतना ज़्यादा एक्सेल कर लिया एजुकेशन में, जबकि हमारा डेमोक्रेसी कितना पुराना है और हमारा कंट्री कितना बड़ा है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे देश में ऐसा होना ही नहीं चाहिए था कि हमारे देश के बच्चे किसी और कंट्री में जाएं? हमारे देश में इतनी सुविधाएं, इतनी यूनिवर्सिटीज़, इतने कॉलेजेस होने चाहिए कि हम अपने बच्चों को वहाँ पर अकोमोडेट कर पाए, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसे इतने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं नहीं मैम। मोर ओवर लेटेस्ट जो देखने में आया मैम कि हमारे देश का बहुत अच्छा बच्चा दूसरे कंट्रीज़ में जाकर काम कर रहा है और वहाँ पर एक्सेल कर रहा है। उनको यहाँ पर वो पूरा मौका मिल नहीं पा रहा है एक्सेल करने का। आप उठा के देखिए, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ के CEOs हैं, जहाँ उनके जो हायर पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, वो ज़्यादातर इंडियंस हैं मैम। वो ज़्यादातर इंडियंस हैं, उन्हें यहीं से वो आगे मूव करें। तो अगर उनको यहाँ पर मौका मिले तो वो बाहर जाएंगे नहीं। हमारा बहुत सा टैलेंट मैम बाहर जा रहा है, तो वी नीड टू स्टॉप दैट टैलेंट गोइंग फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड। तो वो इंडिया में ही कुछ अच्छा करें और इंडिया को और बेहतर बनाएं। दिस इज़ माय व्यू, और ये मेरा विज़न है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चे बाहर जाने के बजाय यहाँ पर रहें और यहाँ पर ही एक्सेल करें। मतलब स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए बेटर एजुकेशन सिस्टम की ज़रूरत है। डेफिनेटली मैम, ये कभी कोई भी चीज़ इस चीज़ को कभी भी फिल नहीं कर सकती, इस वॉइड को। जो वॉइड एजुकेशन से फिल होगा वो वॉइड एजुकेशन से ही फिल होगा। आप मानिए कि नॉर्मली हर कंट्री अपनी GDP का कुछ हिस्सा एजुकेशन में लगाता है। हमारे देश में हर साल जब भी बजट आता है तो उसमें ज़्यादातर बोला जाता है कि 6% जो होगा वो GDP का एजुकेशन में लगाया जाएगा। बिलीव मी और नॉट मैम कि अभी तक, आज तक कभी भी किसी भी सरकार के टाइम में 6% हमारी GDP का हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगाया ही नहीं गया। जिस दिन वो लगाना शुरू करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। बच्चों का फ्यूचर अपने आप बनने लग जाएगा, अपने आप उनको जॉब्स मिलेंगी। उनको स्टडीज़ के बाद अगर जॉब्स ही नहीं मिलेंगी तो बच्चों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? आप खुद सोचिए ना, अगर बच्चा इतना टाइम तक पढ़ेगा, 15 से 16 साल अपनी लाइफ के वो एजुकेशन लेने में लगा रहा है, पढ़ाई करने में लगा रहा है, और उसके बाद अगर उसको जॉब नहीं मिल रही कोई अच्छी, अगर वो कहीं पर अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए कुछ अर्न नहीं कर पा रहा, तो उसको कोई और चीज़ कैसे मोटिवेट करेगी? तो वी नीड टू प्रोवाइड देम गुड जॉब्स, गुड प्लेसमेंट्स, ओनली देन दे विल बी मोटिवेटेड टू गो फॉर फर्दर स्टडीज़ मैम।
ओके सर, तो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन को बेटर और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपके फर्दर क्या प्लान्स हैं, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैम देखिए, दैट डिपेंड्स ऑन टीचर टू टीचर। हर टीचर अपने बच्चे को अपने तरीके से पढ़ाता है। अगर मैं बाकियों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सिंपल मैम थियरी क्या है कि जो आप लोग क्लास में कर रहे हैं, किताबी नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करें। तो मेरा तो व्यू ये रहता है कि मैम कि अगर आप कोई बच्चे को पढ़ा रहे हो क्लास में, या कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, तो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेने की बजाय वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करे। जो आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि आप उसको प्रैक्टिकली करके देखो, एक्सपेरिमेंटली करके देखो। आपके कॉलेज स्कूल्स में लैब्स हैं, लीस्ट यूज रूम अब एक आजकल जो हमारे सिस्टम में रहता है स्कूल का, वो लैब्स हैं। बच्चे लैब्स में जाते नहीं, लाइब्रेरीज, लीस्ट यूज रूम स्कूल का क्या रहता है, लाइब्रेरी रहता है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। ये किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बुरी चीज़ है। जब तक आप लाइब्रेरी को यूज़ नहीं करोगे, जब तक आप लोग लैब्स में नहीं जाओगे, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो लेकिन उन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। तो आप लोगों को अच्छे ऑथर्स को पढ़ना ज़रूरी है, अच्छी किताबों को पढ़ना ज़रूरी है, देन लैब्स में जाना ज़रूरी है। लैब में जाकर आप लोगों को पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली करके देखना ज़रूरी है। अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग आप लोगों को भूलता नहीं है। और जितने अच्छे से आपको वो समझ आ जाएगा, उस समय कोई किताब या कोई और इंसान आपको वो समझा नहीं पाएगा, अगर आप प्रैक्टिकली करके। सर, आप हमारे व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैम आई डोंट थिंक कि मुझे कोई हक है किसी को ऐसे सलाह देने का या एडवाइस देने का, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट, मैं एक सजेशन देना चाहूँगा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों को। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द स्टूडेंट्स मैं कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स एम करते हैं जेईज़ के लिए, नीट के लिए और अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन एमिंग हाई, यू शुड एम हाई। लेकिन अगर आप लोग उस एम को अचीव नहीं कर पाए, फॉर एग्जांपल अगर बच्चे से 2 लाख बच्चे जेई के लिए अपेयर हो रहे हैं, 4 लाख बच्चे जेई के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो हम लोगों को ये बात क्लियर होना चाहिए कि वो सारे बच्चे तो जेई क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास सीट्स ही 10,000 है या 11,000 सीट्स हैं, तो भैया जेई में तो सिर्फ वही 10 या 11,000 बच्चे जाएंगे। तो इट डजंट मीन कि जो बाकी बच्चे हैं जो बच गए, 1,90,000 बच्चे जो बच गए या 2,90,000 बच्चे जो बच गए हैं, वो अच्छे नहीं हैं। दे आर वेरी गुड, बस सिर्फ इतना है कि वो अब जेई में नहीं जा पा रहे। तो इससे आप लोगों को डिसहार्टन नहीं होना है, आप लोगों को अपना मोटिवेशन नहीं खोना है, आप लोगों को ऐसा नहीं समझना है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। यू विल डेफिनेटली बी डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, बिकॉज लाइफ में गिरना है, किसी ना किसी पॉइंट पर सभी को गिरना है। सफल वो होगा जिसे गिरकर उठना आता है, जो गिरकर उठना जानता है वही सफल होगा। रास्ते बहुत मिलेंगे, बस आप लोगों को अपनी काबिलियत को पहचानना है। ज़रूरी नहीं कि सभी इंजीनियर्स बनेंगे, सभी डॉक्टर्स बनेंगे, सभी पायलट बनेंगे। आप लोग अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लेंगे अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, आप लोगों को अपने ऊपर बिलीव है और आप लोग मोटिवेटेड रहे। सिर्फ करते रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचेंगे आप लाइफ में। सभी के रास्ते अलग हैं, सभी के अंदर अलग अलग खूबियां हैं, बस आपको अपनी खूबियों को पहचानना है। सेकेंडली फॉर पेरेंट्स, जो मैंने सीखा है या देखा है अपनी लाइफ में, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के दबाव में काम करते हैं, दबाव में पढ़ते हैं, या पेरेंट्स के थोपे हुए सब्जेक्ट्स को ले लेते हैं। पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा तुझे कॉमर्स लेना है तो बच्चा कॉमर्स ले लेता है। पेरेंट्स को बोल दिया कि तुझे साइंस लेना है तो बच्चे साइंस ले लेते हैं। और बिलीव मी और नॉट, ऐसे बच्चे कभी एक्सेल नहीं कर पाते। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा पेरेंट्स के लिए कि आप बच्चे पर कोई चीज़ को थोपिए नहीं, उसको किसी चीज़ को ज़बरदस्ती उससे मत करवाइए। अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है साइंस में तो आपके कहने पर वो साइंस कर लेगा, वो इंजीनियर कॉलेज में चला जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में, बट वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक बेकार इंजीनियर से एक अच्छा पेंटर, एक टैलेंटेड पेंटर ज़्यादा अच्छा रहेगा समाज के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो उस पर कोई भी चीज़ को आप लोग थोपिए नहीं। जो उसकी लाइकिंग है बच्चे की, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो हेल्प हिम टू डेवलप दैट इंटरेस्ट। उसको उसी इंटरेस्ट में एक्सेल करने का मौका दीजिए, तो डेफिनेटली वो एक्सेल करेगा और अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा अपने लिए कर लेगा। थैंक यू वेरी मच मैम। जी सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आपने हमारे व्यूअर्स के साथ इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।